खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है। सभापति महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का ईएमआई भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं लेकिन इलाज नहीं हो पाता। जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली है सरकार, कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेट्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे दो किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। यहाँ पर आप इस वीडियो में देखेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी सरकार के बजट को किस तरह से घेर रहे हैं। इन्होंने किस तरह से वित्त मंत्री से बार बार निवेदन किया, सवाल पूछे, और मोदी जी से भी कई सवाल पूछे कि उन्होंने बहुत से वादे किए थे, बिहार में वादा किया था, उन वादों का क्या, बहुत सारी बातें। और अभी हाल की बात है जब कोलंबिया के राष्ट्रपति अपने नागरिक को सम्मान पूर्वक ला सकते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों नहीं कुछ किया। तो इस बहुत सारी घटनाएं हैं जिस पर इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार को घेरा है। यहाँ पर चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। ये तो धोती खोल रहा है। खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है मध्यम वर्ग की हिमायती होने की। जिंदा रहते हुए जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली है सरकार, कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्श देती, लेकिन नहीं, वहां भी लूटना है। अंतिम संस्कार के सामान अगरबत्ती, धूप बत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली है सरकार। किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है। सभापति महोदय, 18 अगस्त 2015 आरा का बिहार का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण। बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। 50,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? अखिलेश भाई, 60,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 70,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? 80,000 करोड़ कर दूं कि ज्यादा कर दूं? चलो, मैं बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूं। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 10 साल हो गए सभापति महोदय, वही ढाक के 3 पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो हो रहा है। भाषण आज भी प्रधानमंत्री जी के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। जो झूठ बोल के कहता है मुतमईन सबको, वो झूठ बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। पहले झूठा कमिटमेंट करो, और जब लोग चिल्लाए कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था, तो क्या जवाब देते हैं? मोदी है तो मुमकिन है। बिहार को झूठे पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है तो पूरा सीमांचल बर्बाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में अपने इन्हीं हाथों से राहत सामग्री बांटी है मैंने। अगर सच में बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जो रहा है, घोषणा 2014 में हुई, बन के आज तक तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। सभापति महोदय, मैं तो वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वो किचन में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती है तो उसके साथ उसके आंसू भी गिरते हैं। सभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी ना हो कि एक छोटी सी गाड़ी और एक छोटे से फ्लैट का ईएमआई भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है तो उसे कितनी खुशियों का गला घोंटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच करके बिटिया
की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बर्बाद देखता है तो कितनी रातें सो भी नहीं पाता है। सभापति महोदय, शायद वो कभी इस पीड़ा को समझ नहीं पाएंगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए तो घर और जमीनें गिरवी रख उठती हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाता। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं, जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे दो किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, ना प्रधानमंत्री की गरिमा। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है। महोदय, काश ये बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस की लाठियों पे जख्मों पर मरहम लगा पाता। सभापति महोदय, पिछले 80 दिन से 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पे बैठा हुआ है। काश ये बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई सांसों की पीड़ा सुन पाता। काश ये बजट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा, पटना, अहमदाबाद जैसे शहरों में, इलाहाबाद जैसे शहरों में किताबों के साथ गल रहे युवाओं के सपनों को जिंदगी दे पाता। काश ये बजट वंदे भारत के सुनहरे विजुअल के बजाय देश की गरीब जनता को कुछ और पैसेंजर ट्रेनें दे पाता। काश ये बजट सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकटों में मिलने वाली रियायतें वापस लौटा पाता जिनको सरकार ने कोविड के नाम पे छीन लिया था। काश ये बजट किसानों की राह में कीले नहीं बल्कि कालीन बिछाने वाला बन पाता। काश ये बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की अर्थ नीति अपनानी पड़ेगी। पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। सभापति महोदय, गरीब जनता को लात मारना बंद करिए। यह अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, यह निराशाजनक बजट है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे, यह अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है।